औरंगजेब हमारे देश में हिंदुत्व के भी खिलाफ थे और हिंदुओं के भी खिलाफ थे और देश पे कलंक है। उनसे जुड़ी हुई, औरंगजेब से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ यादगार के तौर पे हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, तो उन्होंने राणा सांगा जी जो हमारे देश के वीर योद्धा रहे हैं, उनके बारे में मुझे लगता है चप्पल से मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं समझता हूँ ऐसी छूट नहीं होनी चाहिए। ये अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ना कि भौंकने की आज़ादी है। अगर कोई हमारे नेता पर इस तरह की टिप्पणी करेगा जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में हमें कहीं नजर आ गया तो उसका मुंह काला भी करेंगे और उसको धुनाई भी करेंगे उसकी। उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगेगा तो भुगतेगा भी। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। हाल ही में पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और अगर बात की जाए तो वहीं पे कुछ तस्वीरें जो है वो बंगाल की भी सामने आई। लेकिन उसी कड़ी में लगातार हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना, जी हाँ, हम शिंदे की शिवसेना की बात कर रहे हैं, उनके दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। तमाम जो पिछले दिनों घटनाएं घटी उन सब पे हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि लगातार हिंदुत्व की बात जो है वो आपकी पार्टी करती है, लगातार महाराष्ट्र से यही गूंज जो है हिंदुत्व वाली उठती है। पिछले दिनों छावा मूवी आई, लगातार शिवाजी को लेके भी बड़ा जो है वो औरंगजेब और शिवाजी को लेके, आप क्या सोचते हैं उस विवाद को लेके? हमारी पार्टी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा की पार्टी है और हमारे मुख्य नेता, पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस प्रकार से पहले शिवसेना एक थी, अब जो मेन, जिसको हम असली शिवसेना कहेंगे, वो उस शिवसेना को, उस विचारधारा को मजबूती से शिंदे जी ने आगे बढ़ाया है और हम पूरी तरह से, पूरा संगठन, पूरी पार्टी उनके साथ है। महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने अभी पूछा कि हिंदुत्व की बात है, पीछे औरंगजेब का विषय चला। औरंगजेब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि आप इसके लिए क्या कांग्रेस को गुनहगार मानते हैं कि लगातार अगर पढ़ाई में बात की जाए तो किताबों में भी औरंगजेब का जो है वो वर्णन किया गया है, अकबर और औरंगजेब का, और अगर बात करें तो फिल्मों में जगह जगह पे स्मारक, जगह जगह पे सड़कों के नाम औरंगजेब के, एकदम से सब तो नहीं बदला जा सकता। सब कुछ बदल देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब हमारे देश में हिंदुत्व के भी खिलाफ थे और हिंदुओं के भी खिलाफ थे और देश पे कलंक है। उनसे जुड़ी हुई, औरंगजेब से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ यादगार के तौर पे हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है इतिहास में तो हमने भी यही पढ़ा है कि औरंगजेब एक बड़ा ही कट्टर, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। तो अगर वो अपने धर्म के प्रति कट्टर था तो हम हिंदू होने के नाते हम भी कट्टर हो सकते हैं। अगर हमने कोई बात कट्टरता से रखी है हिंदू समाज ने कि औरंगजेब का कुछ ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए वहाँ से, तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इतिहास की अगर बात करें, लगातार अगर उस दौर से जो है वो लगातार ये नाम चलते आए हैं, लोगों के जहन में ये हैं, और अगर बात की जाए तो एक विशेष समुदाय के लोग इससे जो है वो अच्छी खासी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं। उनको भी आलोचना करनी चाहिए औरंगजेब की। उनको, यहाँ का जो मुसलमान है सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये जो पहले हिंदू ही थे, उनको भी तो ऐसे इस तरह से निर्दयी शासक जो, उसका विरोध करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। देश के हित में है ये, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई धर्म वाली बात नहीं है। उसको अगर धर्म से जोड़ के चलेंगे तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों सपा के नेता अखिलेश यादव के एक नेता जो है वो बयान देते हैं राणा सांगा के ऊपर। ये भी बोला जाता है कि जो शासक होता है वो अपनी छाप तो छोड़ता है, तो औरंगजेब या मुगलों ने अपनी अगर छाप छोड़ी तो उसमें गलत नहीं था कुछ भी। बहुत ही मैं कहूँगा गलत बात कही है उन्होंने। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, तो उन्होंने राणा सांगा जी जो हमारे देश के वीर योद्धा
रहे हैं, तो उनके बारे में मुझे लगता है चप्पल से मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो विरोध करना ही चाहिए। तो इसमें कोई हिंदुओं की भावना को, मैं कह रहा हूँ पूरे यहाँ तो राजपूत समाज या एक समाज को ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को उनका विरोध करना चाहिए। अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आता, उसके ऊपर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव तो अपने पार्टी के नेता का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन पार्टी से जोड़ के चलेंगे तो वो पक्ष लेंगे अपने पार्टी के नेता का। लेकिन बहुत ही एक अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने राणा सांगा जी पर की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जी, एक सवाल मैं जो है वो और लेती हूँ। अब ऐसा लगता है संदीप जी कि नेता तो थे ही, लेकिन अभिनेता भी जो है वो पूरी तरह से, या फिर कॉमेडियन कलाकार जो है वो भी पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत हो चुके हैं। हर किसी का एक अपना अपना राम है, हर किसी का एक अपना अपना गुणगान करने का तरीका है। अगर बात की जाए कुणाल कामरा का पिछले दिनों जिस तरीके से सामने आया, जो बयान, जो उन्होंने कॉमेडी करी, उस कॉमेडी को आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक कलाकार है, कलाकार के तौर पे उसने जो है वो ऐसा किया? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना, अपमान करना, मैं समझता हूँ ऐसी छूट नहीं होनी चाहिए। ये अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ना कि भौंकने की आज़ादी है। कि किसी के बारे में कुछ ही बोल दें, कुछ भी अपमान कर दें, तो ऐसे लोगों को कुछ और जो विरोधी दल के नेता हैं वो खुद सामने ना आकर ऐसे कॉमेडियन को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही कड़ी कार्रवाई कुणाल कामरा पर होनी चाहिए, और FIR दर्ज तो हुई है, अरेस्ट होना चाहिए, और बिल्कुल मानहानि का दावा भी इसके ऊपर होना चाहिए। सिर्फ कुणाल कामरा पे ही क्यों? इससे पहले अगर 10 साल पीछे टीवी इंडस्ट्री पे जाएं, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की, मिमिक्री की। कभी कांग्रेस ने तो इस तरीके का जो है वो सवाल नहीं उठाए, कभी किसी पे केस नहीं हुआ, उन्होंने तो एक कला के तौर पे उस चीज़ को लिया। अगर मौजूदा सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार ही क्यों इस तरीके की टिप्पणियों के ऊपर जो है विरोध कर रही है? शिवसेना पार्टी एक प्रतिक्रिया देने वाली पार्टी है। अगर कोई हमारे नेता पर इस तरह की टिप्पणी करेगा जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा कि हमने उस समय सुना, टीवी इसमें अपना मीडिया में भी आया कि उसका स्टूडियो तोड़ दिया है, कई लोगों ने इसकी निंदा भी की। इस तरीके की हुड़दंगी का आप जो है समर्थन करते हैं? नहीं, ये तो एक्शन का रिएक्शन है, और प्रतिक्रिया देने वाली पार्टी है हमारी। और मैंने तो अभी एक वीडियो जारी करके बोला था कि दिल्ली में हमें कहीं नज़र आ गया तो उसका मुंह काला भी करेंगे और उसको धुनाई भी करेंगे उसकी, और बिल्कुल करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेगा। माफ़ी कुणाल कामरा ने तो साफ तौर पे कहा है, मैं कलाकार हूँ और मैं माफ़ी कतई नहीं मांगूंगा। हाँ, तो ऐसा अड़ियल रवैया ये साबित करता है कि उसको किसी ने शह दे रखी है। कोई शिंदे साहब के विरोधी हों, उन्होंने कुणाल कामरा को इस्तेमाल करके, ये एक तरह से उनका एक वो कहेंगे एक मोहरा है। लेकिन कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक कलाकार को शोभा नहीं देता, माफ़ी मांगने में कोई ऐसी बात नहीं है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेगा तो भुगतेगा भी। बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में जिस तरीके से लगातार आगजनी हो रही है, लगातार हिंदू पलायन करने पे मजबूर है, शिवसेना क्या बंगाल के लिए भी कोई कदम उठाने वाली है? हाँ, शिवसेना का संगठन है बंगाल में, और ऐसा जब हमारी विचारधारा ही हिंदुत्ववादी विचारधारा है, तो बंगाल में भी जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। उठा भी रहे हैं, वहाँ पे शिवसैनिक हैं, हमारा संगठन है। लेकिन एक हर चीज़ का एक समय होता है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं, वहाँ माहौल का भी चेंज भी हुआ है। जो पहले था अब काफ़ी बदलाव भी होता जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बार अगले चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाएगी और एक अच्छी सरकार वहाँ पे बनेगी, और हो सकता है कि हमारी ही सरकार बने, हमारी शिवसेना भी साथ में भागीदारी होगी, शिवसेना की भागीदारी होगी सरकार में। और भाजपा शिवसेना का एक ऐसा गठबंधन है, मैं समझता हूँ हर राज्य में होना चाहिए।
ये देश की भी ज़रूरत है। क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं इसीलिए। बिल्कुल, हिंदुत्व के साथ देश का हित भी जुड़ा है। खाली एक मैं कहूँ कि भी केवल हिंदुत्व की बात है, लेकिन देश का हित भी जुड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू सेकुलर कंट्री है संदीप जी। नहीं, सेकुलर कहने के लिए है, लेकिन हम एक ही देश है जो हिंदुस्तान। हम मांग भी तो कर रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र होना। हुआ तो नहीं ना, हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं। उससे पहले इस तरीके के भड़काऊ भाषण देना लगातार नेताओं की तरफ से, लगातार बाबाओं की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से हिंदुत्व वाली बात को आगे लेके आना। अभी पिछले दिनों वक्फ बोर्ड में जो संशोधन की जो वो बात हुई, उसको लेके भी काफ़ी विरोध जो है वो देखने को मिला। उसको लेके क्या सोच रहे हैं? लेकिन वो जो संशोधन हुआ है वो मुसलमानों के हित में ही है। उसमें कोई वैसी जी तो खुश नहीं है। जो जिन्होंने तुष्टीकरण का वोट बैंक जिनका है वो तो बोलेंगे ना, अपने वोटों के लिए बोलेंगे, लेकिन देश के हित में है। वक्फ बोर्ड में अगर कुछ बदलाव आया तो देश के हित में है। उससे वहाँ जो भ्रष्टाचार है, वो जो गलत तरीके से, अब तो किसी भी ज़मीन पर जाके बैठ जाओ कि ये हमारी है तो ये ठीक नहीं है ना। तो उनका ऑडिट वगैरह तो होना चाहिए ना, हर तरह से तरीके से सारा सिस्टम होना चाहिए। कोई पूरी तरह से नहीं बदला है तो उसमें कुछ संशोधन किए हैं, वो हित में है, सभी के हित में है, देश के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान या अन्य धर्म से, उसमें कोई मायने नहीं रखता। तो ठीक है, हमने तो बिल का स्वागत किया है, समर्थन किया है। और जो लोग अभी जिनको करना चाहिए था वो बैक फुट पर है आज। आप समझते हो कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? जो पहले एक थे, हमारे साथ थे, आज वो अलग थलग विचारधारा की वजह से ही तो हैं। विचारधारा की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, तो सबसे पहले शिवसेना ने स्वागत किया उस बात का। धारा 370 श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, औरंगजेब का समर्थन भी जो है वो उद्धव ठाकरे ने किया था। हाँ, औरंगजेब के मामले में भी समर्थन भी किया, चुप्पी भी, और वीर सावरकर जी के मामले में भी चुप करके बैठे हैं। तो ख़त्म हो गए हैं वो विचारधारा जिसके साथ नहीं। और एकनाथ शिंदे जी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऑटो ड्राइवर के सफ़र से लेकर आज सीएम तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। मुख्यमंत्री रहे। क्या कारण रहा मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के? अगर बात की जाए, पूरा चुनाव जो है वो शिंदे जी के चेहरे पे लड़ा गया और उसके बाद उनको सीएम पद से किनारे कर दिया बीजेपी। शिंदे जी ने कभी एक छोटे से कार्यकर्ता थे, धर्मवीर आनंद दिघे साहब के शिष्य, और उन्होंने ज़मीन से जुड़ाव है उनका, एक एक कार्यकर्ता के बारे में वो जानते हैं। तो उन्होंने कभी यूनियन के नेता होते थे, ऑटो यूनियन के, उसके बाद धीरे धीरे आज पहले वो सीएम भी रहे, आज डिप्टी सीएम है। तो वो कहते हैं कि मैं कॉमन मैन हूँ, सीएम नहीं, मैं कॉमन मैन हूँ। आज वो कहते हैं मैं डेडिकेट टू कॉमन मैन हूँ, डीसीएम हूँ, डीसीएम नहीं, मैं डेडिकेट टू कॉमन मैन हूँ। तो ऐसा समर्पित व्यक्ति महाराष्ट्र ने पूरा स्वागत किया है। और जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए 2.5 वर्ष के दौरान, मैं क्या, पूरी महाराष्ट्र की जनता कहती है कि ये इतिहास बन गया जो काम उन्होंने किए हैं। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन का जो मामला है वो बड़े नेताओं का, उनका आपस का है, उसमें हम अपने टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, पहले फडणवीस जी डिप्टी सीएम थे, अब वो शिंदे साहब हैं, तो ठीक है, वो उस बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि भाई, हाँ, बाकी हम चाहते हैं कि शिंदे साहब ही सीएम होते तो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता महाराष्ट्र की जनता को भी और हमें भी। अब आगे क्या क्या कदम शिवसेना जो है वो लेने जा रही है, किन किन मुद्दों पर? दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में किस तरीके से विस्तार होगा? दिल्ली में अभी हमें निर्देश दिया है कि आप लोगों के काम करें, और आगामी जो चुनाव है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में हमारी तैयारी थी और हमने कुछ कैंडिडेट्स की सूची बना ली थी, लेकिन एक ही विचारधारा के वोटों का बंटवारा ना हो, विभाजन ना हो मतों का, इसीलिए हमने पुनर्विचार किया अपने निर्णय पे, और समर्थन पत्र मैं खुद सचदेवा जी को देकर आया। माननीय एकनाथ शिंदे जी ने जो समर्थन पत्र मेरे द्वारा माननीय सचदेवा जी को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके पास भिजवाया, और माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी भिजवाया। तो
एक समर्थन पत्र देकर हमने पूरा बताया कि हम आपके साथ हैं, और इलेक्शन में काम भी किया उनके लिए। बहुत से कैंडिडेट्स के प्रचार में मैं भी गया हूँ खुद, और हमने पूरी तरह से, और आशा करते हैं जो अगला चुनाव होगा निगम का, वो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में लड़ने की पूरी इच्छा है हमारी दिल्ली में, कि अलग लड़ेंगे तो वही बात है कि विभाजन होता है मतों का। तो ये बात शायद हम अपेक्षा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समझेंगे, और अगली बार जो चुनाव है मिलकर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। ऐसी योजना हमारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो हमारे साथ में दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, और लगातार तमाम सारे मुद्दों पे हमने बात की। आप लोगों का कोई सवाल हो वो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगला सवाल जो है हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।